कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज अपन एनिमल किंगडम शुरू कर देंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट abundant and widely distributed the most abundant and widely distributed tissue is the connective tissue। ये एज इट इज लाइन नीट में पूछी जा सकती है। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है? तो ज्यादातर बच्चे एपिथीलिया करके आ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा? कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कनेक्शन और सपोर्ट टू टिश्यू या फिर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी या तो ये कनेक्शन करने वाला है या फिर ये सपोर्ट देने वाला है टिश्यू या फिर ऑर्गन ऑफ द बॉडी को। ये इसका मेन फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू। अगर क्वेश्चन आता है सेल्स विद वेरी लेस इंटरसेल्यूलर मटेरियल, अगर ये सेंटेंस आता है नीट में, सेल्स के साथ में बहुत कम इंटरसेल्यूलर मटेरियल है, तो आंसर आएगा एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको याद रखना है किसी भी सूरत में। और अगर ऐसा वर्ड आता है सेल्स विथ मोर इंटरसेल्यूलर मटेरियल, तो आंसर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। फंक्शन है इसका कनेक्शन या फिर सपोर्ट देना है ऑर्गन्स को, टिश्यू को, बॉडी के। तो सेल्स को, टिश्यू को, बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। अगर सेल्स के साथ में बहुत कम इंटरसेल्युलर मटेरियल होगा तो आंसर आएगा एपिथेलियल टिश्यू, और सेल्स के साथ में अगर ज्यादा इंटरसेल्युलर मटेरियल आएगा तो आंसर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। वेरी लेस इंटरसेल्युलर मटेरियल यानी एपिथेलिया, मोर इंटरसेल्युलर मटेरियल मतलब कनेक्टिव टिश्यू। डन? 'डन? अभी एक स्लाइड रही ना, 3-4 पहले हो चुकी थी, अभी एक वाली है। नहीं नहीं, तुम लिखो आराम से, पर लिख लो सब लोग। सबसे ज्यादा बॉडी वेट कौन से टिश्यू का था?
मसल्स का। तो वेट वाइज सबसे ज्यादा कौन हुआ? मसल्स। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्वांटिटी वाइज तो नहीं, वेट वाइज तो नहीं, अपन ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा मिलने वाला, बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला यही है। वेट कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि तुम्हें पता है सारी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है, सारे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है ना। स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब जगह बॉडी में जो फैला हुआ है वो सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसलिए सबसे ज्यादा भी है और मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो इनमें तुमने देखा होगा कि इंटरसेल्युलर मटेरियल का मतलब होता है फ्लूइड, मैट्रिक्स जो भी है, वो सबसे अगर कम है तो वो एपिथेलिया है, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड में तुम्हें याद है प्लाज्मा होता है, 55% होता है, उसका 90 से 92% तो खाली पानी होता है। तो उसमें कितना ज्यादा मैट्रिक्स है, कितना ज्यादा फ्लूइड है उसमें? ये हटा दूं क्या? तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हमने 3 सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब 3 चीजों से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। 1 इज अ सेल, सेकेंड इज मैट्रिक्स एंड थर्ड इज फाइबर। तो ये आप कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट है, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। सेल्स में मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, most abundant cell of connective tissue is fibroblast. Very, very, very important point. Most abundant cell of the connective tissue is fibroblast. And it has ability to form cell and secrete matrix. तुम लोगों ने एक ट्यूमर सुना है जिसका नाम है सार्कोमा? वो फाइब्रोब्लास्ट का कैंसर है, वो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट का कैंसर है। एक होता है कार्सिनोमा, इज ए एपिथेलियल टिश्यू कैंसर, एंड सार्कोमा इज ए कनेक्टिव टिश्यू कैंसर। उसमें भी कौन सा वाला होगा? वो फाइब्रोब्लास्ट का कैंसर होगा। जो मैट्रिक्स है उसमें क्या आने वाला है? मैट्रिक्स में फ्लूइड आने वाला है, और उस फ्लूइड में क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होंगे, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स एंड सम प्रोटीन, और उस प्रोटीन में आता है ग्लाइकोप्रोटीन। जो फाइबर्स हैं वो 3 तरह के होंगे। 1 इज अ कोलेजन फाइबर, second is yellow elastic fiber, और third is reticulate fiber. कोलेजन फाइबर कैसा होगा? कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड एंड इनइलास्टिक, जबकि येलो कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड इलास्टिक। और रेटिकुलेट कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड वीक। रेटिकुलेट फाइबर हमेशा इम्यून ऑर्गन्स में मिलेगा। immune organs like bone marrow, spleen, lymph node, etc.
तो एक बार बताओ मेरे को, स्क्वामस एपिथेलिया कहाँ कहाँ पर है बॉडी में? स्क्वामस पूछा मैंने, स्क्वामस, मैंने सिंपल नहीं पूछा। फिर सर मार खा जाओगे तुम लोग, मैं खाली स्क्वामस पूछ रहा हूँ। अब आया ना, बोमेंस कैप्सूल में होगा, एल्वेलाई में होगा, और फ्रिक्शनलेस सरफेस जो ब्लड वेसल्स में होगा। जो तुम लोग डक्स, ट्यूब्स और वो बोल रहे हो ना कैविटी, वो सिंपल एपिथेलिया की बात हो रही है। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलिया कौन सा होता है? गॉबलेट, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलिया को ग्लैंडुलर बोलते हैं क्या? क्यूबॉइडल सेल्स को आप ग्लैंडुलर बोलते हो क्या? बिल्कुल, जिनमें क्यूब लाइक सेल्स होती है वही तो ग्लैंड बनाती है। तो बताओ, ग्लैंड्स में पेनक्रिएटिक डक्ट और सलेवरी डक्ट कौन बनाएगी? क्यूबॉइडल कौन सी वाली, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड क्यूबॉइडल। तुम यार सब भूल गए सब लोग, कल मैंने इतना याद करा के घर भेजा था। हाँ, तो बोला था ना मैंने अभी कि ग्लैंड कौन सी है, सिंपल क्यूबॉइडल है, लेकिन डक्ट कौन सी है, कंपाउंड क्यूबॉइडल। सलाइवरी डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट। कल याद करवा के भेजा था, घर जाके सब साफ हो गया, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करते तो याद रह जाता। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट हैं वो तीन हैं, सेल है, मैट्रिक्स है और फाइबर है। द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज द फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट के पास में सेल बनाने का और मैट्रिक्स रिलीज करने की एबिलिटी होती है। मैट्रिक्स में जो फ्लूइड है वो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है, आप इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कह सकते हो, बट एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज में लिया है, तो मैंने वही वाला वर्ड डाल दिया इसमें, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। आप इसको और क्या कह सकते हो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कह सकते हो। और साथ में क्या है, प्रोटीन, वो कौन सा प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा हमने क्या लिखा है, फाइबर। फाइबर में तीन तरह के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं और रेटिकुलेट होते हैं। कोलेजन फाइबर में ब्रांच नहीं होती और बहुत कम इलास्टिसिटी होती है, तो इसको लिखा हुआ है इन इलास्टिक, यानी इलास्टिक नहीं होता वो। येलो इलास्टिक फाइबर में ब्रांच भी होता है और ये इलास्टिक नेचर का भी होता है। रेटिकुलेट फाइबर ब्रांच होता है लेकिन बहुत ज्यादा वीक होता है, तो थोड़ा सा भी पुल किया तो टूट जाएगा। इसलिए ये ऐसे ऑर्गन में होता है जहां पे सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम होता है, जैसे बोन मैरो है, स्प्लीन। तुम्हें याद होगा कि स्प्लीन हमेशा ब्लड बॉन्ड पैथोजन को फिल्टर करता है, यानी ब्लड में जो पैथोजन आता है उसको फिल्टर कौन करता है, स्प्लीन। याद करो, रेड पल्प, व्हाइट पल्प। और जो लिम्फ नोड होता है वो लिम्फ बॉन्ड पैथोजन को फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने के लिए कौन से फाइबर चाहिए, रेटिकुलेट फाइबर चाहिए। इसलिए इम्यून ऑर्गन्स में रेटिकुलेट फाइबर्स मिलेंगे, क्योंकि करना क्या है, ब्लड को फिल्टर करना है, लिम्फ को फिल्टर करना है, बैक्टीरिया वायरसेस को ट्रैप करना है, इसलिए रेटिकुलेट यानी जाल जैसा फाइबर होना चाहिए। डन। हटा दूं? अब कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है, देखो। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीन तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप का है, एरियोलर और दूसरा होता है एडिपोज। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो भी दो टाइप का होता है, रेगुलर और इररेगुलर। और जो स्पेशलाइज्ड है वो दो तरह का होता है, एक को हम कह सकते हैं हार्ड और सॉलिड, दूसरे को कहते हैं फ्लूइड। जो हार्ड या सॉलिड हो सकता है वो दो है, बोन एंड कार्टिलेज
जो फ्लूइड है वो दो तरह का हो सकता है, ब्लड एंड लिम्फ, तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन अपने को आना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू में। ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ये किस बेसिस पे किया है? हमने ये क्लासिफिकेशन किया है कि मैट्रिक्स में सेल और फाइबर का अरेंजमेंट क्या है। किस बेसिस पे हमने किया है? इसका जो बेस रहेगा वो ये है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स इन मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड फाइबर्स इन मैट्रिक्स पर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। अगर सेल और फाइबर मैट्रिक्स में ढीले हैं, लूज हैं, तो आप क्या बोलोगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर सेल और फाइबर आपस में बहुत पास पास हैं तो क्या बोलोगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में अगर वो सेल और फाइबर पैरेलल हैं तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रैंडम है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर मैट्रिक्स में कैल्शियम के सॉल्ट आ गए, कैल्शियम के सॉल्ट आ गए तो वो सॉलिड हो गया, और मैट्रिक्स में पानी ज्यादा आ गया तो वो फ्लूइड हो गया। इसलिए मतलब वो स्पेशलाइज का है क्योंकि उसमें मैट्रिक्स ही बदल गया। लग रहा है दिमाग कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो अगर मैट्रिक्स में फाइबर और सेल दूर दूर हैं, लूज हैं, तो बोल दिया लूज कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर सेल पास पास हैं तो बोल दिया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर और सेल एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं तो उसको बोल दिया डेंस में रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फाइबर और सेल का ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है तो उसको क्या बोल दिया? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैट्रिक्स सॉलिड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हार्डर सब्सटेंस आ गया तो वो हार्ड हो जाएगा, और मैट्रिक्स में पानी ज्यादा आ गया तो वो फ्लूइड हो जाएगा। यानी ये स्पेशलाइज हुआ क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बदल गया। हाँ, डेंस से भी ज्यादा हार्ड हो गया ना ये। उसमें फ्लूइड वाला एक तो पानी अलग हो गया, और ये डेंस से ज्यादा हार्डर है, तो हार्ड और सॉलिड बोल दिया आपने। भाई एक तो खाली हमने बोला डेंस है, एक हम बोलते हैं सॉलिड और हार्ड है। तो सॉलिड और हार्ड बनने के लिए मैट्रिक्स को चेंज होना पड़ेगा। मेटाफाइसिस प्लेट अभी बताऊंगा मैं। वो रोक देता है, इसलिए शंटेड ग्रोथ हो जाती है, प्रीमेच्योर ग्रोथ कहते हैं उसको। हो गया? थोड़ा जल्दी करो, इसमें खत्म करते हैं, नए चैप्टर शुरू करेंगे। एनिमल किंगडम अभी खत्म कर देंगे इसको, तो तुम्हारा फिर वो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा एनिमल किंगडम। इसके बाद एक चैप्टर करेंगे स्ट्रेटेजी, और एनिमल किंगडम के अंदर ही अपन कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म का थोड़ा बहुत, अर्थवर्म तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जो पूछा जा सकता है वो अपन सारा कवर कर लेंगे। लिविंग वर्ल्ड बाकी है अभी तक। वो पैरेलल चल रहा है ना, एक चैप्टर तुम्हारे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन, तो उसके बाद वो लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा। क्या है? ये भी आ ही रहा है। कौन सा वाला? एनिमल किंगडम। हाँ तो ठीक है। प्लांट वो देख लेंगे, जो भी है, जो बाकी है वो सब कराना ही है ओवरऑल। चलो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो cells and fibers are loosely arranged in matrix.
इसमें फर्स्ट कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पर मिलेगा? बीनीथ द स्किन। ये बीनीथ द स्किन है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सटर्नल एपिथीलिया। और तीसरा पॉइंट, इट कनेक्ट्स स्किन विद मसल्स। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलेगा? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एक्सटर्नल एपिथीलिया, बाहर वाली एपिथीलिया के नीचे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्किन को मसल के साथ कनेक्ट करेगा। स्किन और मसल के बीच में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये 3 पॉइंट इससे रिलेटेड है जो आने चाहिए हमको। तो हमने बात की कि इसमें सेल्स हैं। तो सेल्स में एक सेल है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी वाली सेल है मास्ट सेल जो तुम्हें याद रखना है, तीसरी वाली सेल का नाम तुम्हें याद रखना है मैक्रोफेजेस, और फोर्थ में इसमें याद रखना है प्लाज्मा सेल। ये मेन सेल्स हैं, वैसे और भी बहुत सारी सेल हो सकती है। फाइब्रोब्लास्ट तो मैंने बता ही दिया। ये क्या सीक्रेट करेगी? फाइबर एंड मैट्रिक्स। इट सीक्रेट्स फाइबर एंड मैट्रिक्स। मास्ट सेल क्या निकलेगी? मास्ट सेल तुम्हें याद है? हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। लेकिन इस एनसीईआरटी में यहां पे हेपेरिन भी दे रखा है, तो तुम्हें हेपेरिन भी याद रखना पड़ेगा। मैक्रोफेजेस तो बताइए, फेगोसाइटिक एक्शन करने वाली है। प्लाज्मा सेल को कार्टवील सेल भी कहते हैं, कार्टवील सेल भी कहते हैं। और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सीक्रेट करेगी। कौन सी? एपिथीलिया और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने वाला कौन हुआ? बेसमेंट। एपिथीलिया और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने वाला कौन हुआ? बेसमेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? एरियोलर। उसके नीचे क्या है? मसल। The most widely distributed tissue under the skin is areolar connective tissue. The tissue which connects skin with muscles is areolar connective tissue. Fixed questions है, नीट में आने वाले हैं। Fixed question. फाइब्रोब्लास्ट तो मैं बताइए, ये मैट्रिक्स पे निकालेगी और फाइबर भी बनाएगी। मास्ट सेल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन भी निकाल सकती है एज पर एनसीईआरटी। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक सेल है और प्लाज्मा सेल कार्टवील सेल है, और ये एंटीबॉडी सीक्रेट करेगी। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है। इम्यूनिटी के टाइम में लिम्फ नोड और स्प्लीन में जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो काम आती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो पड़े रहते हैं फिक्स स्टेबलाइज फॉर्म में। तो मेनली जो प्लाज्मा सेल काम आएगी, जो मेमोरी बनाती है, मेमोरी सेल्स जो बनाती है ना, वो वहां काम आएगी। फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी बनाने में।
प्राइमरी, एक प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है। सेकेंड रेस्पॉन्स हमेशा कौन देती है? मेमोरी सेल। तो इम्यून ऑर्गन में क्या पड़ी रहती है? मेमोरी सेल्स। ये कौन सी वाली प्लाज्मा सेल होगी? फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स के टाइम बनने वाले, फर्स्ट टाइम जो पैथोजन एंट्री करेगा। कितना टाइम लगाओगे? अच्छा बताओ, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहाँ है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलिया स्मॉल ब्रोंकियल। और सीलिएटेड कॉलमनार कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हो गया? डन? ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम एनसीईआरटी में है। ये क्या लिखा हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी दोनों डायग्राम किसके लिए दिए हुए हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के दे रखे हैं। और इसमें ये फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? एरियोलर कनेक्टिव, ये वाला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस एरियोलर में इस लेबलिंग को देखो तुम, ये वाला एरो किस पर है? फाइब्रोब्लास्ट पे है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये जो ग्रीन कलर की सेल है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, सबसे बड़े साइज की सेल है। और इसी ने देखो नीचे क्या डाल रखे हैं? कोलेजन बंडल। कोलेजन के बंडल ये रहे, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए। इसके अलावा ये वाला जो फाइबर तुम्हें नजर आ रहा है ये है येलो इलास्टिक। ये फाइबर कौन सा है? येलो इलास्टिक। ये कौन सी वाली सेल है? मैक्रोफेज। ये सेल होगी मैक्रोफेज। इसके बाद में ये वाली सेल कौन सी है? मास्ट सेल है, इसको कहते हैं प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो मैक्रोफेज आ गई इसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट सेल इसमें आ गई, मास्ट सेल मार्क किया हुआ है और प्लाज्मा सेल हमने बता दिया। इसके अलावा भी तुम देख सकते हो यहां पर ये क्या नजर आ रहा है? इओसिनोफिल, बेसोफिल, ऐसे सेल और नजर आ रही है। ये एडिपोसाइट्स वगैरह है। और ये नीचे लाल कलर के फाइबर नजर आ रहे हैं तुम्हें, ये रेटिकुलेट है, ये रेटिकुलेट फाइबर है। तो जो ब्लू कलर के फाइबर का बंडल है वो कोलेजन है, जो येलो कलर का ब्रांच नजर आ रहा है वो येलो इलास्टिक है, और नीचे सबसे नीचे रेड कलर के जो फाइबर नजर आ रहे हैं वो रेटिकुलेट फाइबर है। ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा वाला? येलो इलास्टिक नाम है इसलिए दिया हुआ है। कौन से वाले? ये एडिपोस से हैं, फैटी। ये भी स्किन के नीचे होते हैं। ये बनाए हुआ ना यहाँ पे, ये रहा एडिपोस टिश्यू, ये एडिपोस टिश्यू यहाँ पर बनाए रखा है। ठीक है, डन? हटा दूं? एनसीईआरटी का डायग्राम है। दूसरा टिश्यू आ रहा है यहाँ पे एडिपोस। एडिपोस टिश्यू कहाँ मिलेगा? एडिपोस टिश्यू ये भी बिनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, बिनीथ द स्किन मिलेगा ये भी। और क्या करेगा? फैट स्टोरेज। लेकिन फैट स्टोरेज किस फॉर्म में करेगा? इन ड्रॉपलेट फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर करने वाला है? ड्रॉपलेट फॉर्म में करने वाला है। ये फैट कहां से आने वाला है? ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स से आने वाला है। हाँ, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट which is not immediate used। वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है जो इमीडिएट यूज में नहीं आ रहे, वो फैट में कन्वर्ट हो गया और इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट वो उसमें स्टोर हो गया। ये जो एडिपोसाइट्स है वो कैसी हो सकती है? एडिपोसाइट बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं, ये राउंड और ओवल हो सकती है, with large central vacuole
पेरिफेरल न्यूक्लियस, एडिपोसाइट दो तरह की होती है। एडिपोसाइट दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर और एक को बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर। मोनोलॉक्यूलर का मतलब है ऐसी सेल जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल वैक्यूल होगी और न्यूक्लियस इसके अंदर पेरिफेरल होगा। ओनली वन न्यूक्लियस यहां पे नजर आ रहा है। जबकि मल्टीलॉक्यूलर में एक से ज्यादा सेल्स एक साथ में बंच के फॉर्मेट में दिख रहेगी, तो ये मल्टीलॉक्यूलर है। और इसके सेंटर में फैट स्टोर होगा। फैट भी कैसे स्टोर होगा? लाइक एज ए ड्रॉपलेट, ड्रॉप के जैसे इसके अंदर फैट स्टोर होगा। मोनोलॉक्यूलर में जो फैट होता है उसको कहते हैं वाइट फैट। ये वाला कौन सा फैट होगा? वाइट फैट होगा। और जो मल्टीलॉक्यूलर होता है उसमें ज्यादातर जो फैट स्टोर होता है वो ब्राउन फैट होता है। इसलिए इस टाइप के टिश्यू को, मोनोलॉक्यूलर टिश्यू को कहते हैं वैट और इस टिश्यू को कहते हैं बैट। तो वैट एंड बैट। वैट मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू, बैट मतलब ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू भी कहाँ है? बिनीथ द स्किन, स्किन के नीचे है। फैट स्टोर करके रखा है इसने, और फैट भी किस फॉर्म में स्टोर किया है? ड्रॉपलेट के फॉर्म में किया है। ठीक है, ये कौन सा वाला फैट है? कहाँ से आया ये फैट? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, जो इमीडिएटली यूज में नहीं आ रहा था वो सारा फैट स्टोर हो गया। किसने किया है? इंसुलिन। इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम में दिया है द मेन टारगेट साइट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर इज एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू पर किसके रिसेप्टर मिलने वाले हैं? इंसुलिन के। और ये इंसुलिन ही है जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट करेगा। ये ना एडिपोज टिश्यू, जनरल सेल थोड़ी है, वो जनरल फीचर्स हैं। हर वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। वैक्यूल का मतलब होता है वाइड स्पेस। प्लांट वाला वैक्यूल टोनोप्लास्ट कोटेड होता है, यहाँ पे कोई टोनोप्लास्ट नहीं है। ये दो सेल है। तो नीट में क्या है कि ऐसे उल्टे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है विच इज नॉट इमीडिएटली यूज, बताओ कहाँ स्टोर होगा? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बिनीथ द स्किन, ऑप्शन सी इन मसल्स और ऑप्शन डी इन द ब्रेन। 99% बच्चे लिवर करके आते हैं। 99% बच्चे लिवर करके आते हैं, जबकि निकलेगा क्या? बिनीथ द स्किन। मैंने क्या क्वेश्चन क्या बोला? द न्यूट्रिएंट विच इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड स्टोर्ड एट ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी मसल्स या बिनीथ द स्किन, ऑप्शन सी में मसल देते हैं और ऑप्शन डी में क्या करते हैं? वो दे देते हैं ब्रेन। तो 99% बच्चे क्या करके आते हैं? लिवर, क्योंकि हमको पता है कि हमारे लिवर में ही सारा माल स्टोर होता है। जबकि इन्होंने ये वर्ड जो दिया है वो एनसीईआरटी ने किसके लिए दिया है? एडिपोज टिश्यू के लिए दिया है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फैट। याद रहेगी ये लाइन? इसको कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन की इंपॉर्टेंस, कि जो लाइन आती है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो आंसर वेरी कर सकता है। जबकि अगर आप लीवर लगा के आते हो ना ऑप्शन में तो गलत नहीं है वो,
क्योंकि लिवर भी तो यही काम करता है। लेकिन एनसीईआरटी ने लाइन कहां दे रखी है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये सोचते हो कि फिर आप घर पे आके हो सर लिवर गलत थोड़ी है, मैं तो करके आ गया लिवर, बताओ लिवर में क्या स्टोर नहीं होता क्या, तो मैं कहूंगा नहीं होता ही है, गलत नहीं है। लेकिन यहां पर किस चीज की जरूरत है, एनसीईआरटी की लाइन की जरूरत है कि लाइन कहां पर एप्लीकेबल है। डन। तो वैट मतलब व्हाइट एडिपोज टिश्यू, बैट मतलब ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये हटाऊं क्या? डन। अभी बताऊंगा, देखो ये है एडिपोज टिश्यू, ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये क्या लिखा हुआ है, फैट स्टोरेज एरिया है, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। तो जब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, देख रहे हो ढंग से, देख रहे हो क्या, दिख रही है तुम्हें? इन्होंने मेम्ब्रेन किस पे लगा रखा है, ये बीच वाली लेयर पे मेम्ब्रेन लगा रखा है। तो फिर इसका मतलब अंदर क्या हुआ, ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है, पेरिफेरी, और सेंटर में क्या है लार्ज वैक्यूल, और उसके अंदर क्या है फैट स्टोरेज है। तो फैट स्टोरेज कहाँ है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल में, जो हमने लिख दिया वहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जहां पे फैट स्टोर है। डन। अब एक है व्हाइट फैट और एक है ब्राउन फैट। व्हाइट फैट का मतलब क्या है, व्हाइट फैट का मतलब है जिसके अंदर पिगमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। जबकि ब्राउन फैट का मतलब है जिसमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम है। क्या है इसके अंदर, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम है। दूसरा, इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया है। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स है। इट इज सोर्स ऑफ हीट, ये हीट का सोर्स है। मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, और इट इज मोर एक्टिव अबाउट मेटाबॉलिज्म। अगर आपसे पूछे कि व्हाइट फैट कहां मिलेगी, तो तुम्हारा आंसर होगा हम्प ऑफ द कैमल, हम्प ऑफ द कैमल। दूसरा तुम्हारा आंसर आएगा ब्लबर ऑफ द व्हेल, ब्लबर ऑफ द व्हेल सील डॉल्फिन। ठीक है, और ब्राउन फैट के लिए आएगा नियोनेट एंड हाइबरनेटिंग एस्टिवेटिंग एनिमल्स, मेनली हाइबरनेटिंग एनिमल। ये याद होना चाहिए भाई। व्हाइट फैट कहाँ मिलने वाला है, हम्प ऑफ द कैमल, कैमल के हम्प पे व्हाइट फैट मिलने वाला है। देखो क्या क्या लिखा है हमने, व्हाइट फैट में पिगमेंट नहीं है इसलिए उसका कलर कैसा है, व्हाइट है। उसमें एक पिगमेंट है जो आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम है, इसलिए वो ब्राउन दिख रहा है। व्हाइट फैट में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। लेकिन व्हाइट फैट से जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी ले सकता है, इसको तोड़ सकता है, एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डाल के क्रैब साइकिल चला सकता है और एनर्जी एटीपी बना सकता है। लेकिन जो ब्राउन फैट होगी वो एनर्जी नहीं, वो हीट बनाने में काम आएगी। उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो हीट बनेगा, यानी वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है ब्राउन फैट। और व्हाइट फैट जो होता है वो एनर्जी है ना, हार्वेस्टिंग के लिए होता है। अगर तुम्हारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो तुम क्या, तुम्हारी बॉडी क्या यूज में ले रही होगी, व्हाइट फैट। अगर तुम्हारी बॉडी को सिर्फ हीट चाहिए तो वो क्या यूज में लेगी, ब्राउन फैट। अब तुम कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एनर्जी में और हीट में फर्क क्या है। एनर्जी का मतलब है एटीपी है ना, जिसमें हमने पैक्ड एनर्जी बना ली उससे, और हीट का मतलब है फ्री एनर्जी, हमने उससे फ्री एनर्जी निकाल दी।
उससे फर्क नहीं पड़ता। माइटोकॉन्ड्रिया कम है ना, इसका मतलब वो एटीपी, खाली एटीपी का गाना आ रहा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है ज़्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया दो काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो एनर्जी बनाने में, एटीपी बनाने का काम करता है, दूसरा वो हीट बनाने का काम भी करता है, इसलिए उसको ओवरऑल पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। खाली एटीपी बनाने की वजह से नहीं कहते हैं, उसमें हीट बनाने की एबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो यहां पर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एक्टिवेशन थायरोक्सिन के अंडर में होता है। ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टिवेशन थायरोक्सिन के अंडर में होता है, इसलिए थायरोक्सिन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, जिसको कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। तो कब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा, कब माइटोकॉन्ड्रिया हीट बनाएगा, ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए थायरोक्सिन बीएमआर रेगुलेट भी कर लेता है और वो कैलोरीजेनिक इफेक्ट देके हीट बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट कर लेता है। और ये सब कार्बोहाइड्रेट के बाद में होता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के बाद। सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, फिर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो फिर प्रोटीन, उसके वो फैट, फिर लास्ट में प्रोटीन। वाटर से वो कन्वर्ट होता है फैट। वो जितना ज़्यादा पानी पिएगा वो बॉडी में फैट बन के वाइट फैट बन जाएगा, फिर वापस उसी वाइट फैट से वापस एनर्जी ले लेता है। वाटर से फैट बनता है। हाँ नहीं, फैट मेटाबॉलिज्म से वाटर बनता है, वाटर एक्सेस में होगा तो वापस फैट बन जाएगा। अगर अपन ज़्यादा पानी पिए तो अपन मोटे। स्किन के नीचे बॉडी में जगह जगह वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है एक्सेस में। क्या छोटे बच्चों को कभी शिवर करते हुए देखा है तुमने? शिवर करते हुए, यानी 1 साल का बच्चा कभी शिवर करते हुए देखा है? देखा है तुमने? वो करता ही नहीं है। 1 साल का बच्चा शिवर नहीं करेगा। ठीक है, उसको उल्टा तुम ना उसको रजाई उड़ा दोगे ना तुम, वो टांगे मार के उसको हटा देगा, क्योंकि उसकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो हीट जनरेट क्यों होती है? बिकॉज उसकी बॉडी में ब्राउन फैट है। ठीक है, और हाइबरनेट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग है, पोलर बेयर्स हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? यही वाली ब्राउन फैट होती है। ये हटा दूं क्या? यस, बढ़ाना है। ये नहीं तो कारण ऐसा तो नहीं है। तभी चलता है। अडल्ट में वाइट फैट ज्यादा होती है, बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा होती है। ऑन करना है। डन। अब कुछ की पॉइंट्स जो एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड है। एडिपोज ऑल्सो फाउंड सराउंडिंग हार्ट। हार्ट के चारों ओर किडनी एंड आई बॉल। एडिपोज टिश्यू और कहां कहां पर मिलेगा? सराउंडिंग हार्ट, ठीक है, किडनी एंड आई बॉल। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड कुशन, कुशन टू ऑर्गन और फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एडिपोज टिश्यू इज ए शॉक एब्जॉर्बर? एडिपोज इज शॉक एब्जॉर्बर। क्या एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर होता है क्या? एडिपोज इज इंसुलेटर फॉर हीट, तो हेल्पफुल इन बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस।
बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, हार्ट के चारों ओर एक कुशन को क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू। किडनी के चारों ओर कुशन को भी क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू। आई बॉल के चारों ओर भी क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। क्या तुम लोगों ने ग्रेव डिजीज नाम सुना है? ग्रेव डिजीज नाम सुना है ना? ग्रेव डिजीज में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? क्या ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा? क्या बताओ पहले, क्या ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा? क्या तो फिर ऑब्वियसली बात है, ब्लड में ग्लूकोज थोड़ी बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में बीएमआर बढ़ती है। तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगेगा। तो फिर क्या होगा? जो फैट होगा वो जो है वो एक्सेस में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगेगा, स्टेरॉइड वगैरह, वो आंखों के चारों डिपॉजिट हो जाएगा और आई फिर वो बॉल जो है वो निकल के बाहर आती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आई के सराउंडिंग एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, इसलिए आई बाहर निकल के आती है। इसको बेस डॉट डिजीज भी कहते हैं, ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। हाँ हाँ, पेरिकार्डिया, पेरिकार्डिया के सराउंडिंग एडिपोज होता है। तुमने किडनी पढ़ी है क्या? किडनी के ऊपर रीनल कैप्सुलरिस होता है, कैप्सूल होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसमें 3 लेयर होती है, रीनल फेशिया, एडिपोज टिश्यू एंड रीनल कैप्सुलरिस। तो बीच वाली लेयर में एडिपोज टिश्यू होता है जो किडनी को अपनी जगह पर प्रोटेक्ट करता है। ऐसी डिजीज जिसमें वो एडिपोज टिश्यू हट जाएगा उसको कहते हैं फ्लोटिंग किडनी। अगर एडिपोज टिश्यू है ना, किडनी के चारों ओर एक टिश्यू की लेयर है एडिपोज टिश्यू, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि किडनी अपनी जगह पर पैक रहती है, उसके टिश्यूज होते हैं कैप्सुलरिस उसको कहते हैं। अगर उस एडिपोज टिश्यू में फैट कम हो जाए तो किडनी अपनी जगह से डिसलोकेट कर जाती है, इसको फ्लोटिंग किडनी डिजीज कहते हैं। समझ में आई बात? तो अगर मान लो कि कोई डेजर्ट एनिमल है और उसको पानी की जरूरत है, तो वो पानी कैसे बना सकता है? फैट से। वो फैट से वाटर कन्वर्ट कर लेता है, जिसका एग्जांपल है कंगारू रेट, वाइट फैट से। कंगारू रेट ये तो करता है, वो फैटी सीड खाता है, फैटी सीड खा के फैट से वाटर में कन्वर्जन कर लेता है। तो कहां कहां पर है एडिपोज टिश्यू? फाइनली क्या पता चला तुम्हें? एडिपोज टिश्यू की लोकेशन बीनीथ द स्किन, दूसरा सराउंडिंग हार्ट, सराउंडिंग किडनी, सराउंडिंग आई बॉल। हार्ट, किडनी और आई बॉल के सराउंडिंग क्या काम कर रहा है? वो हीट मेंटेनेंस कर रहा है क्या? नहीं, वो शॉक एब्जॉर्बर है, वो मैकेनिकल इंजरी या शॉक से बचा रहा है, यानी कुशन का काम कर रहा है। तो स्किन के नीचे क्या काम कर रहा है? स्किन के नीचे वो इंसुलेटर है और हेल्पफुल इन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। स्किन के नीचे वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रहा है। समझ मारी बात है? अच्छा, एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। अगर मैं ये तुम्हें नहीं बताऊं तो 99% फिर खोटा क्या होगा? देखो, अगर आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी इज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। 99.99% हो क्या हो गया? ए एंड बी बोथ, बिकॉज ब्लड एंड लिम्फ इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने तो फ्लूइड ही पढ़ा है, लेकिन इसने क्या पूछा? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड आते क्या आएगा? एरियुलर कनेक्टिव। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड होता है। ब्लड और लिम्फ में सेमी फ्लूइड नहीं, फ्लूइड होता है। तो जब सेमी फ्लूइड आएगा तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आएगा। ठीक है ना? तो ध्यान देने की जरूरत है, मतलब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कई डिसीजन जो हम जल्दबाजी में कर लेते हैं ना वो गलत हो जाते हैं, इसलिए एकदम क्वेश्चन पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर लगाओ तो फिर सही आएगा। तो बताओ वो कौन सा बॉडी का टिश्यू है जिसमें वेरी लेस इंटरसेल्युलर मटेरियल है? एपिथेलियल टिश्यू। और सबसे ज्यादा है तो
कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कौन सा टिश्यू होगा जिसका मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जिसका फ्लूइड है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फ्लूइड है, ब्लड और लिम्फ। फ्लूइड आएगा तो ब्लड और लिम्फ आएगा, सेमी फ्लूइड आएगा तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू आएंगे। मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट। सार्कोमा कौन सी सेल का कैंसर है? यानी फाइब्रोब्लास्ट का ही तो कैंसर है। कनेक्टिव टिश्यू में वो कौन सी सेल है जो मैट्रिक्स और फाइबर दोनों निकाल सकती है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो मैट्रिक्स और फाइबर दोनों निकाल सकती है। कनेक्टिव टिश्यू के कौन से फाइबर हैं जो अनब्रांच्ड है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड है। येलो इलास्टिक और रेटिकुलेट दोनों ब्रांच्ड है। वीकेस्ट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इज रेटिकुलेट। द फाइबर विच इज फाउंड इन लिम्फ ऑर्गन्स आर रेटिकुलेट, है ना? जो लिम्फ ऑर्गन्स में मिलेंगे वो रेटिकुलेट होंगे। डन, हटा दूं। अब आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस बात का क्या मतलब है? वैसे इस बात का मतलब है सेल्स एंड फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर जो है वो डेंसली पैक्ड है। अब इसके दो टाइप हैं, एक का नाम है रेगुलर और दूसरा हो गया इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर, है ना? अगर आप रेगुलर वाले फाइबर को देखोगे, यानी रेगुलर वाले कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे, तो इसमें जो फाइबर्स हैं वो इस टाइप से है और साथ ही साथ इसके अंदर सेल भी है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो सेल्स एंड फाइबर्स आर पैरेलल। बस ये एक वर्ड याद रखना है तुम्हें, सेल्स एंड फाइबर आर पैरेलल। और अगर इधर देखें तो यानी सेल और फाइबर जो है वो बिल्कुल ही अलग टाइप से है। मैट्रिक्स के अंदर तो सेल एंड फाइबर अगर पैरेलल चल रहे हैं तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेल और फाइबर अगर डिफरेंटली ओरिएंटेड है फाइबर्स ओरिएंटेड डिफरेंटली, अगर वो डिफरेंट ओरिएंटेड है तो वो इर्रेगुलर है। बस सिंपल एक वर्ड और आंसर है। सेल और फाइबर अगर पैरेलल हैं तो रेगुलर, सेल और फाइबर ओरिएंटेड डिफरेंट है, दोनों का ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया? इर्रेगुलर। मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी के वर्ड ही यूज में लिए हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं रेगुलर के, जो एग्जाम्पल है वो है टेंडन और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है लिगामेंट। क्या तुम्हें पता है कि टेंडन बोन टू मसल होता है और जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन होता है? तो आप टेंडन के लिए याद रखते हो BTM और यहां पे लगते हैं BLB। BTM का मतलब क्या है? बोन टेंडन मसल, बोन लिगामेंट बोन। BLM बोन लिगामेंट बोन, बोन और बोन के बीच में लिगामेंट, बोन टेंडन मसल, बोन और मसल के बीच में टेंडन। ये कौन है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर के लिए एनसीईआरटी ने तो एक ही एग्जांपल देके छोड़ दिया, वो है बीनीथ द स्किन या अंडर द स्किन।
अंडर द स्किन देके छोड़ दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा और एग्जाम्पल इसके याद रखने पड़ेंगे। वो है पेरिकार्डियम, दूसरा है पेरीऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरीऑस्टियम का मतलब है बोन कवरिंग, पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब है कार्टिलेज कवरिंग। बस इतना सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बस खत्म। एक बोन और कार्टिलेज पढ़ना है। तो मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर दोनों डेंसली पैक्ड हैं। सेल और फाइबर अगर पैरेलल है तो वो रेगुलर होगा, और ओरिएंटेड डिफरेंटली, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन उसका है तो इरेगुलर होगा। यही तो पॉइंट है, ये तो मुझे तुमसे पूछना था और तुमने खुद बोल दिया। नहीं, बताओ ये ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। यानी कौन सी सेल के साथ फाइबर पैरेलल है? फाइब्रोब्लास्ट। लिख दो सब लोग, ये जो सेल है ये कौन सी सेल है? फाइब्रोब्लास्ट। ये सेल जो ट्रायंगल हमने बनाया है ये फाइब्रोब्लास्ट है। डन। इजी है कि टफ है? इजी है। व्हाट इज ब्लबर? वाइड एडिपोज टिश्यू बीनीथ द स्किन। किसकी? ह्यूमन, व्हेल, डॉल्फिन और सील। एक्वेटिक, एम्फीबियन, मैमल्स। एम्फीबियन नहीं, मैमल्स ही है वो। हो गया? जल्दी करो फिर खत्म करते हैं। अब दो ही टॉपिक है, बोन एंड कार्टिलेज। आज करा देते हैं। हाँ, अभी करा देंगे, आज ही कर दें। क्या करना है? जितना जल्दी तुम्हारा सिलेबस होगा तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा लंबा टाइम खींचने से अब मतलब नहीं है, क्योंकि फरवरी खत्म हो चुका है ना। अब बचा क्या है? मार्च और अप्रैल ही तो बचा है। फिर रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ में हर चैप्टर के क्वेश्चंस निकालने हैं। हाँ हाँ, तो अभी इसको फटाफट करना चाहते हैं अपन। हाँ, करा देंगे, तुम्हें रिवीजन करा देंगे इफेक्टिवली। एक तो तुम लोग खुद साथ साथ में करते रहना। जैसे मान लो कि अगर अपन लोग 11th का रिवीजन शुरू करते हैं तो तुम लोग अपने हिसाब से अपनी तरफ से 12th शुरू करना। तो क्या होगा, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन लोग जब 12th करेंगे तो तुम लोग अपनी तरफ से 11th करना। तो 2 बार क्या होंगे, वो रिवीजन पूरा हो जाएगा। देखो ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, देखा तुम लोगों ने? क्या लिखा हुआ है ये? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऊपर वाला क्या है? डेंस रेगुलर। क्या तुम्हें नजर आ रहा है? ये फाइबर और जो सेल्स हैं वो पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, यहां देखो फाइबर किधर जा रही है, सेल किधर जा रही है, तो इसका मतलब डेंस इरेगुलर है। यानी यहां पर पैरेलल अरेंजमेंट है, यहां पर ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है एनसीईआरटी में। क्लियर है? चलो अब आता है स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू, या इसको स्पेशलाइज्ड भी कहते हैं। स्पेशलाइज्ड में दो है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन और दूसरा क्या है, कार्टिलेज है। तो पहले अपन बोन पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी ने बोन बहुत शॉर्ट में निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा उसको ढंग से समझना पड़ेगा। ये लॉन्ग बोन है, सपोज करो। लॉन्ग बोन्स है, सब लोगों के पास है। छोटे वाले हाइट वाले बच्चों के पास भी है लॉन्ग बोन, सबके पास है, मतलब ओवरऑल सबकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं। हाँ, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। सेंटर वाले पार्ट को यानी शाफ्ट को बोलते हैं डायाफाइसिस। और इन दोनों के बीच में एक प्लेट होती है, इस प्लेट को मेटाफाइसिस या एपीफाइजियल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेटाफाइसिस या फिर एपीफाइजियल प्लेट कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन हड्डियों की लेंथ कैसे बढ़ाता है, इसी मेटाफाइसिस या एपीफाइसिस प्लेट के थ्रू बढ़ाता है। तो अभी तुमने पूछा था कि ड्रग लेने वाले के साथ क्या होगा, तो ड्रग लेने वाले के साथ में ये जो मेटाफाइसिस की प्लेट है ये काम करना बंद कर देगी और अर्ली स्टेज में शंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। अब ये जो एपीफाइसिस है, एपीफाइसिस वाला जो पार्ट है, इस एपीफाइसिस वाले पार्ट को कहते हैं स्पॉन्जी बोन। एपीफाइसिस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और इसी स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो होता है। इसी स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। स्पॉन्जी बोन में हैवर्सियन सिस्टम एब्सेंट होता है। हैवर्सियन सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। जबकि अपन बात करते हैं डायाफाइसिस की, जो बीच का डायाफाइसिस है उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। उसको क्या कहते हैं अपन, कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक तो होता है येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो इसके अंदर मिलेगा, येलो बोन मैरो इसके अंदर मिलेगा, एट मैरो कैविटी में मिलेगा। अब ये मैरो कैविटी कौन सी वाली है, ये मैरो कैविटी सेंटर वाली है। जो येलो कलर का पार्ट में बना रहा हूं उसके अंदर येलो बोन मैरो। ये येलो बोन मैरो। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, जो कॉम्पैक्ट बोन है इसमें हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट है। हैवर्सियन सिस्टम अवेलेबल है। एंड व्हाट इज हैवर्सियन सिस्टम, इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट यही है। हैवर्सियन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियन। इसको और क्या कहते हैं, ऑस्टियन भी कहते हैं। तो स्पेसिफाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने बात की है लॉन्ग बोन की। एक लॉन्ग बोन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। बट इन अर्ली स्टेज, अडल्ट में ऐसा नहीं होगा। अडल्ट में 2 ही पार्ट है, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस, क्योंकि एक हाइट के बाद में मेटाफाइसिस खत्म हो जाता है। तो अर्ली एज में 3 पार्ट होंगे, एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद 2 ही पार्ट होंगे, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। एपीफाइसिस को स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जिसमें रेड बोन मैरो है। इसका मतलब है यहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम नहीं है। डायाफाइसिस को अपन कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, इसमें येलो बोन मैरो है और यहाँ पर हैवर्सियन सिस्टम है। अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज हैवर्सियन सिस्टम, इसको अपने को पढ़ना है। सर वो आपने क्या कहा था कि
वो बता भाई कौन से ड्रग ले रहे हैं? अल्कोहल, स्मोक करने वाले, मेनली एनाबॉलिक स्टेरॉइड से होता है ऐसा, स्पोर्ट्स पर मेनली वही है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। डन। सर ये एपिथेलियल प्लेट है ना, ये क्या काम करता है? इसी की वजह से हाइट बढ़ती है। हाँ, उनमें ये नहीं होती है। उनमें अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में कम हो जाती है, खत्म हो जाती है ये। हो गया? डन। हो गया सबका? फॉर्म अभी तक रिलीज हुए नहीं है, तो उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है कि वो पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस करेंगे। वो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना। अच्छा, आपने मेरे को कहा था, मैंने आपको नहीं कहा था। नहीं, इनके बीच में बहुत बड़ी गुत्थी चल रही है। इन्होंने अरे बहुत ज़बरदस्त मामला गड़बड़ कर दिया है। उनका मेन पॉइंट ये निकल के आया कि जब एम्स का एग्ज़ाम होता था, तो एम्स के एग्ज़ाम के टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों का इक्वल वेटेज था, 60-60-60। ठीक है, तो उसमें तीनों का इक्वल वेटेज था, 180 क्वेश्चन वो आते थे, और 60-60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो डायरेक्टली एमसीक्यू थे, 20 क्वेश्चन एसर्शन रीजनिंग थे। वो फिजिक्स में भी थे, वो केमिस्ट्री में भी थे, और वो बायो में भी थे। और 20 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश, जीके। ठीक है, इंग्लिश और जीके, साइंस जीके, ये तीन कैटेगरी के लास्ट के 20 क्वेश्चन थे। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो अभी तो बायो का जो पैटर्न है वो तो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ने की बात जो कर रहे हैं ना, कि भाई 10 क्वेश्चन आप बायो में छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन आप फिजिक्स में छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में छोड़ सकते हो, इनको हटा दो। आप कर दो कितने, 90, 45 क्वेश्चन कर दो, 180 क्वेश्चन तो ये कर दो, पीछे के 20 क्वेश्चन इंग्लिश, रीजनिंग और जीके वाले डाल दो।
बस अब कुछ भी हो सकता है। सर इंग्लिश जीके कहाँ से पढ़े? वो हम लोग कराते थे पहले, एएफएमसी की प्रिपरेशन भी हमने कराते थे, एम्स की हमको पता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो प्रिपरेशन करा देंगे तुम लोगों को। अगर ऐसा पैटर्न हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो करा देंगे अपन। रीजनिंग इंग्लिश वाला अगर कुछ भी आएगा ना तो वो तुम लोगों को प्रिपेयर करा देंगे। देखो मेरे हिसाब से अच्छा ही पैटर्न है। हाँ, धरने में बैठोगे कुछ नहीं होना है, टाइम वेस्ट होगा। करना था जिन्होंने बहुत माथापच्ची कर ली, टेंस। अब देखिए, हाँ ये अपन बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उनके उनके इन बातों का फर्क ही नहीं पड़ता है। अचानक से भी उन्होंने रूल वगैरह चेंज किए हैं, और ये भी सुनने में आया कि नीट में भी आने वाले टाइम के अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर से 75% वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 75% हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, फिर हम वापस 12 देंगे 75% लाने के लिए। अभी तो नहीं है, हाल फिलहाल अभी नहीं है ना। चलो अब अपन देख रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं डायाफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन। देखो बहुत अच्छी बात बोली है इसने कि एग्जाम कुछ भी हो सर, कैसा भी हो, लेकिन संडे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि संडे को मैं सोता हूं। कि नीट कभी भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीट संडे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन सुबह सुबह सोता हूं। मतलब मैं 12 बजे उठता हूं, ऐसे ही कह रहा ना। हाँ, ये देखो आप सोने वाले लोग, तो तुम फिर अपने एप्लीकेशन लिख के डाल दे कि सर संडे को तो नहीं होना चाहिए, मैं सोता हूँ, ये गड़बड़ है बात, मैं केस ठोक दूंगा आप लोगों के ऊपर। मेरी नींद खराब करी तो आप लोगों ने, क्या आप लोगों को और कोई दिन मिलता नहीं है क्या? अब देखो एनसीईआरटी ने कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम दे रखा है, उस कॉम्पैक्ट बोन को अपन समझते हैं कि क्या डायग्राम उन्होंने दिया है। मैंने जैसे बताया था कि कॉम्पैक्ट बोन में सबसे सेंटर के अंदर क्या होता है, सबसे सेंटर में मैरो कैविटी है। याद है, मैरो कैविटी येलो कलर की होती है, ठीक है। और ये है रेटिकुलेट फाइबर, ये है रेटिकुलेट फाइबर। बोन के सबसे बाहर वाली लेयर को, कवरिंग को कहते हैं पेरिओस्टियम। बोन की सबसे बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। बोन बनाने वाली जो सेल्स है, जिनको ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये पेरिओस्टियम के नीचे भी है और मैरो कैविटी के अंदर की तरफ भी है। इसलिए बोन फॉर्मेशन इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये वाली जो सेल है वो है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन की जो कवरिंग है, पेरिओस्टियम जिसको मैंने कहा बोन की कवरिंग, उसके नीचे भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, और अंदर की तरफ जो मैरो कैविटी है उसके बाहर भी ऑस्टियोब्लास्ट है। तो दोनों तरफ से बोन बनने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं बोन फॉर्मेशन इज बाई डायरेक्शनल। बोन फॉर्मेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अब जब ये बोन बनेगी तो सबसे पहले ये दोनों सेल्स मैट्रिक्स निकालेगी, इधर से भी और इधर से भी। जब दोनों तरफ से मैट्रिक्स निकलेगी तो मैट्रिक्स कोसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज हो जाएगी। मैट्रिक्स कैसे अरेंज हो जाने वाली है? कोसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज हो जाने वाली है। ऐसे कोसेंट्रिक रिंग बन जाएगी। ये मैट्रिक्स की कोसेंट्रिक रिंग से ये बन जाएगी।
मैट्रिक्स की कोसेंट्रिक रिंग्स को कहते हैं लैमिला। इस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला है, लैमिले कह सकते हैं, लैमिला कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स अगर कोसेंट्रिक रिंग में है तो उसको आप क्या बोलोगे, लैमिला या फिर लैमिले कह सकते हो। और मैट्रिक्स के अंदर जो छोटी छोटी कैविटीज है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को कहते हैं लैक्यूना। इसको क्या बोलते हैं, लैक्यूना कहते हैं। और इस लैक्यूना में कुछ सेल्स बैठी हुई है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। इस लैक्यूना में सेल्स है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट। ये है ऑस्टियोसाइट्स। कहां पर है ये, इनसाइड द लैक्यूना, लैक्यूना के अंदर है। बिल्कुल सेंटर में जो कैविटी नजर आ रही है, बिल्कुल सेंटर में जो ये कैविटी है, इसका नाम है हैवर्जियन कैनाल। इसका नाम है हैवर्जियन कैनाल। और इस हैवर्जियन कैनाल में होती है ब्लड वेसल्स, यानी इसके अंदर होती है आर्टरी, इसके अंदर होती है आर्टरी, और क्या होती है साथ में, वेन। ये हो गई इसके अंदर ब्लड वेसल्स। इसके अंदर भी हैवर्जियन कैनाल है, इसमें भी हैवर्जियन कैनाल है, यहां भी हैवर्जियन कैनाल है। दो हैवर्जियन कैनाल को कनेक्ट करने के लिए जो कैनाल होती है उसको वॉक्समैन कैनाल कहते हैं। इसको कहते हैं वॉक्समैन्स कैनाल। और ऑस्टियोसाइट्स के ब्रांचेस को कहते हैं कैनालिक्यूली। अब हैवर्जियन सिस्टम क्या है, अभी बताएंगे। हैवर्जियन सिस्टम इज इक्वल टू लैमिले प्लस लैक्यूना प्लस हैवर्जियन कैनाल प्लस ऑस्टियोसाइट जिसके अंदर है कैनालिक्यूली। इन सब को मिलाकर बोलते हैं हैवर्जियन सिस्टम। अब ये तो मैंने बना दिया डायग्राम, पहले एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो ताकि तुम्हें क्या पता चलता है कि उसमें क्या है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दिख रहा है तुम्हें। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दिख रहा है तुम्हें। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला क्या दे रखा है, कार्टिलेज, यानी ये तो कार्टिलेज है। और जो दूसरा डायग्राम दे रखा है वो क्या है, बोन। और तीसरा जो दे रखा है ये तो ब्लड है। तो ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बोन के अंदर क्या तुम्हें ये रिंग्स के बारे में कुछ नजर आ रहा है, ये रिंग्स क्या है, ये इधर की तरफ रिंग्स नजर आ रही है, ये भी आ रही है, ये स्टार अंदर नजर आ रहा है, बीच का पार्ट काला काला नजर आ रहा है। तो इन पूरे डायग्राम को समझने के लिए हमने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहां पर बना रखा है, ये, ठीक है। ताकि वो डायग्राम पूरा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि उसको समझना आसान नहीं है, इसको समझना फिर भी आसान है। अब देखो कैसे, सबसे पहले अपन समझते हैं एक और चीज, इससे पहले और लिख देते हैं अपन, रुको। एक बोन के अंदर भी 3 पार्ट होंगे, क्योंकि बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन के अंदर 3 चीजें होने वाली है, एक तो होती है सेल, एक होता है मैट्रिक्स, और एक होते हैं फाइबर, ठीक है। यहां पे जो सेल है उसमें एक सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, एक सेल है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, और तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स में
ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। इसी वजह से ये स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात ही नहीं की, किसी भी मैट्रिक्स में बात नहीं की। यहाँ पर हमने बात की है ऑर्गेनिक मटेरियल 30% होता है और उसको हम ऑसिन कहते हैं। ऑसिन 30% ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कहते हैं? ऑसिन। इनऑर्गेनिक 70% होता है। इस 70% में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम फॉस्फेट। फाइबर की अगर बात करें तो फाइबर होने वाले हैं कोलेजन फाइबर। मेनली कौन से फाइबर्स होने वाले हैं? कोलेजन फाइबर। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में जो नीट में सीधा क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का, वो लिख देता हूं मैं। ये होता है हार्ड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और नॉन प्लाएबल मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान रखना है हार्ड एंड नॉन प्लाएबल मैट्रिक्स इसका होता है बोन का। सॉलिड नॉन प्लाएबल नॉन कंप्रेसिबल मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का। तो क्या होता है कि जानबूझ के वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही देंगे, एक वर्ड देंगे हार्ड, एक वर्ड देंगे सॉलिड। तो बोला मान दिया कि दे दिया उन्होंने सॉलिड मैट्रिक्स, तो 99% बच्चे करके आते हैं बोन, जबकि आंसर है उसका कार्टिलेज। कि सॉलिड है तो होगा कार्टिलेज, और ये क्या है? हार्डर है। तो सॉलिड और हार्ड में फर्क क्या है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो सॉलिड क्यों है और वो हार्ड क्यों है। और जो सॉलिड होता है ना वही नॉन कंप्रेसिबल होता है। जो अंदर से सॉलिड है वो नॉन कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस ही नहीं हो सकता, और वो प्लाएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस फाइबर में कोलेजन की जगह येलो इलास्टिक है। जैसे ये है ना, ये पिन्ना है तुम्हारा, ये पिन्ना मुड़ सकता है, मुड़ सकता है। इसको आपने क्या बोला? प्लाएबल। ये नोज टिप है, मुड़ सकती है, यानी ये क्या है? प्लाएबल। हमारा एपिग्लॉटिस ढक्कन वो भी कैसा है? प्लाएबल है, ये मुड़ सकता है। लेकिन अगर तुम इसको पकड़ के दबाओगे तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है वो पर्टिकुलर लैमिले में अरेंज नहीं है, वो रैंडमली अरेंज्ड है। इसलिए वो कैसा हो गया? अंदर से सॉलिड, और ये कैसा हो गया? अंदर से हार्ड, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है इसलिए ये हार्ड है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कम है लेकिन मैट्रिक्स रैंडमली अरेंज्ड है इसलिए वो सॉलिड है। तो हार्ड ये क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसका मैट्रिक्स लैमिले के फॉर्म में अरेंज नहीं है। पहले तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं फिर बोल रहा हूं, ये लाइन आएगी नीट में। हार्ड एंड नॉन प्लाएबल कौन है? बोन। सॉलिड नॉन प्लाएबल नॉन कंप्रेसिबल कौन है? कार्टिलेज। ये वर्ड तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए। नहीं रहेगा पता? अच्छा एक बार इसको देखो, पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये जो अपने डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है? बोन का बनाया है। ये बोन नजर आ रही है तुम्हें? इस बोन में मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, सिर्फ ये दिख रहा है तुम्हें? ये इतना सा, क्योंकि बीच में तो येलो बोन मैरो है। ये सिर्फ दीवार का डायग्राम बनाया, और दीवार को हमने डायाफाइसिस, वैसे तो डायाफाइसिस पूरा बोला है, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन कौन सा वाला है? ये वाला जो पार्ट है ना वो कॉम्पैक्ट बोन है, और अंदर क्या है? येलो बोन मैरो। ठीक है, आगे देखते रहो। ये यहां पर आए अपन, तो ये डायाफाइसिस है दीवार, और अंदर क्या है? मैरो कैविटी। यहां क्या था? येलो बोन मैरो। तो ये मैरो कैविटी, येलो बोन मैरो, ये अंदर वाली लेयर और ये बाहर वाली लेयर, ये बीच का वो प्लेस। तो सर ये अंदर से पूरी होलो होती है क्या? हाँ, ये सिर्फ इतना सा बना है मैंने। दिख रहा है वो डायग्राम किसका है? ये इतने से डायग्राम, इतनी सी प्लेट का डायग्राम है, ये इतनी सी प्लेट का डायग्राम है। इस प्लेट में ये पता है कैसा स्ट्रक्चर है? ये सिलेंड्रिकल है। यानी सिलेंड्रिकल का मतलब है इस दीवार में ऐसे लंबे लंबे सिलेंडर हैं, इस दीवार में लंबे लंबे सिलेंडर्स हैं। उस सिलेंडर को क्या कर रहे हैं? हैवर्जियन सिस्टम। उस दीवार में लंबे लंबे सिलेंडर को हमने क्या बोला है? हैवर्जियन सिस्टम। अब मैंने बोला इस दीवार में बाहर वाली जो कवर है बोन के सबसे बाहर, वो है पेरिओस्टियम। जो अंदर वाली लेयर है उसको कहते हैं एंडोस्टियम। अंदर वाली कवर को क्या बोलोगे? एंडोस्टियम। बाहर वाली कवर को क्या बोलोगे? पेरिओस्टियम। बाहर की तरफ जो फाइबर होंगे वो मेन कोलेजन फाइबर होंगे, अंदर की तरफ जो फाइबर लगा होगा वो रेटिकुलेट फाइबर लगा होगा, क्योंकि यहां पर बोन मैरो है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोन मैरो में रेटिकुलेट फाइबर होते हैं, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में रेटिकुलेट फाइबर होते हैं, ठीक है। पेरियोस्टियम के जस्ट अंदर वाली जो सेल्स है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, इधर भी सेल लगी हुई है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। दोनों तरफ ऑस्टियोब्लास्ट है, दोनों तरफ की जो सेल्स है वो हड्डी बनाने में पार्ट लेगी। दैट्स व्हाई वी कैन से द बोन फॉर्मेशन इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, इधर से ही बोन बनेगी, इधर से ही बोन बनेगी। कार्टिलेज के साथ दिक्कत ये है कि कार्टिलेज की सेल सिर्फ बाहर बाहर होती है, तो वो अंदर नहीं होती, इसलिए दोनों तरफ से कार्टिलेज नहीं बनती है। कार्टिलेज फॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, इसलिए वहां पे मैट्रिक्स लैमिले के फॉर्मेट में अरेंज नहीं होता। यहाँ पे दोनों, इधर से मैट्रिक्स आ रहा है, इधर से मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों भिड़ गया और रिंग जैसा अरेंजमेंट आ गया। उसमें एक ही तरफ से मैट्रिक्स आ रहा है, इसलिए वो रिंग नहीं बनेगा, वो रैंडमली होगा, इसलिए वो अंदर से सॉलिड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, इधर से मैट्रिक्स आया, इधर से मैट्रिक्स आया, दोनों मिल गए और एक रिंग बन गई, फिर और मैट्रिक्स आया, रिंग बन गई, रिंग बन गई। रिंग को हमने बोल दिया लैमिले, रिंग को हमने क्या बोल दिया? लैमिले बोल दिया। लैमिले में कुछ जगह ऐसी है जहां पे मैट्रिक्स नहीं है, जहां मैट्रिक्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं? लैक्यूना। लैक्यूना मतलब गैप। जहां मैट्रिक्स नहीं है वो क्या है? लैक्यूना। तो लैक्यूना में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड, पानी भरा हुआ है। तो लैक्यूना इज ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन मैट्रिक्स, जिसमें पानी रह गया, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आया, वो कौन सा है? लैक्यूना है। उस लैक्यूना में क्या है? ऑस्टियोसाइट्स, और एक ऑस्टियोसाइट है, एक लैक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट है। यही डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। बोन के लैक्यूना में सिर्फ एक सेल होगी, कार्टिलेज के लैक्यूना में 1 2 3 4 हो सकती है, बट मोस्टली 2 होती है। ये डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये डायग्राम के अंदर इन्होंने दिखा रखा है। ये दिख रही है तुम्हें 2 कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रियोसाइट, और यहाँ पे एक ही होती है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट। सिंगल सिंगल, जो तारा दिख रहा है ना तुम्हें, स्टार दिख रहा है ना, वो सिंगल ऑस्टियोसाइट है। ये बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। बिल्कुल सेंटर में, एकदम जो सेंटर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल एक होलो पाइप है, उसका नाम है हैवर्जियन कैनाल। इस हैवर्जियन कैनाल में वो आर्टरी और वेन है। इधर की आर्टरी और वेन इधर भी है, तो ये दोनों अंदर से कनेक्टेड है, इंटरनली दोनों कनेक्टेड है। 2 सिलेंडर है, दोनों बीच बीच में से जुड़े हुए भी हैं। इधर से ब्लड वेसल आती है, उधर जाती है, इधर से ब्लड वेसल आती है, इधर जाती है, तो आपस में दोनों जो सिलेंडर है वो इंटरनली कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। उस कैनाल का नाम है वॉक्समैन्स कैनाल। वॉक्समैन्स कैनाल उसका नाम है, ठीक है। तो नाउ अब हैवर्जियन सिस्टम मैंने किस किस को बोला? लैमिले को बोला, ये जो रिंग्स हैं इनको मैंने बोला। दूसरा लैक्यूना, जहां पे गैप था, उसको मैंने बोला। उसके अंदर साथ में सेंटर की हैवर्जियन कैनाल को मैंने बोला। ऑस्टियोसाइट जो इसके अंदर पड़ी है सेल, उसको मैंने बोला। और तुम इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे तारे नजर आ रहे होंगे, ये स्टार नजर आ रहे हैं ना, ये ब्रांच है, ये ऑस्टियोसाइट की ब्रांच है जिसको कहते हैं कैनालिक्यूली। और वो कैनालिक्यूली कभी कार्टिलेज में नहीं होगी। ये जो तारा दिख रहा है तुम्हें वास्तव में, उसमें सेंटर की ऑस्टियोसाइट है, जो ब्रांच निकली हुई है ना बाहर, वो कैनालिक्यूली है। उस कैनालिक्यूली को मिलाकर हम क्या कहते हैं? उस कैनालिक्यूली को मिला के पूरे सिस्टम को हैवर्जियन सिस्टम कहते हैं। दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, इसी का नाम है ऑस्टियन। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, मैं फिर से एक बार बोल दूंगा, बट एक बार तुम लोग लिख लो इसको। अब ये तो क्या करोगे? इसको तो बना लोगे ना? कार्टिलेज कर लेते हैं पूरा। एक मिनट, डन। बताओ इसकी मैट्रिक्स कैसी है बोन की? हार्ड और नॉन प्लाएबल है। और कार्टिलेज की? सॉलिड, प्लाएबल एंड नॉन कंप्रेसिबल। नहीं, ये भी नहीं है बस, लेकिन वर्ड जो नॉन कंप्रेसिबल है वो सिर्फ कार्टिलेज के लिए लिखा हुआ है, इसलिए ये हटा दूं। ये वाली स्लाइड लिख लो। हर बोन के लिए, वो तो वो सीसेमॉइड बोन है जो तुम कह रहे हो ना, वो सीसेमॉइड बोन है, टेंडन से बना हुआ वो टेंडन के कार्टिलेज कैल्सिफिकेशन से हुआ है। तो बताओ हैवर्जियन सिस्टम कार्टिलेज में होगा क्या? हैवर्जियन सिस्टम कार्टिलेज में नहीं होगा।
कैनालिक्यूली कार्टिलेज में नहीं होगी। सर ये कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड है ना? बोन के अंदर ब्लड वेसल, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती। बोन में तो ब्लड वेसल अभी हमने डायग्राम बनाए थे ना हेवर्जियन कैनाल में, वो न्यूट्रिएंट्स दे रही है। हो गया? और बढ़ाना है? कल तुम्हारी क्लास मॉर्निंग में नहीं है, पता है ना? पता नहीं तुम लोगों की, तुम लोगों की अच्छा स्टाफ की होगी। हाँ ये मसल्स वगैरह तो बताइए तुम्हें, स्केलेटन कौन है, स्ट्रेट हेड मसल कौन है, स्मूथ कौन सी है, कार्डियक मसल, ये तो तुमने देख लिया होगा। ये न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ ही लिया होगा, न्यूरोग्लिया किसको बोल रहे हैं, है ना? चलो ये अर्थवर्म अपन वहाँ करेंगे, और ये कॉकरोच आने वाला है अभी आगे। ये अर्थवर्म के डायग्राम है सारे, ये कॉकरोच अपन वहाँ पढ़ने वाले हैं, ये माउथ पार्ट्स वगैरह सारे। ये तो मेंढक है। चलो मतलब ये सारे डायग्राम थे एनसीईआरटी वाले, वो अपन उसमें आगे कवर कर लेंगे। चलो कार्टिलेज लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कार्टिलेज। कार्टिलेज की कवर को क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। और इसका जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसको कहते हैं कॉन्ड्रीन, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं लेस। सॉलिड, ये देखिए प्लाएबल, नॉन कंप्रेसिबल। ये इसका मैट्रिक्स हो गया। इसमें जो सेल्स है वो कौन सी है? सेल्स है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो कार्टिलेज फॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होगा।
blood supply absent inside cartilage, or important point, lacuna contains 2 or more chondrocytes. लैक्यूना में 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स हैं. कैनालिक्यूली एब्सेंट, हैवर्जियन सिस्टम एब्सेंट. अब लास्ट है कार्टिलेज के टाइप्स. लिख देते हैं एग्जाम्पल. कल क्लास कब है? कल क्लास इवनिंग में है शायद तुम्हारी. 3 बजे से है. 3 बजे से. अच्छा है टाइम. 3 to 7:45. तो सुबह का टाइम है ना तुम्हारे पास 3 बजे तक का. जो शाम को पढ़ने वाले थे वो 3 बजे तक पढ़ लेना सुबह. नीट का एग्जाम संडे को नहीं होना चाहिए. क्यों? नींद आती है नहीं? संडे को कार्टून आता है. संडे को सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आती है. जहर वाली खीर सर. किस खीर में जहर है? वो सोडियम लगा होता है. कार्टिलेज 3 टाइप के हैं. इलास्टिक, येलो इलास्टिक फाइबर, हाइलीन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज. पता है तुम लोगों को? इनके एग्जाम्पल भी बताई होंगे तुम्हें. ऐसा याद नहीं है. तो वही कहता हूँ अपन लिख लेते हैं इसको. कार्टिलेज के टाइप लिख लेते हैं. लिख दें. लास्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा. ये इसको एक बार रुक जाओ, ब्रेक दे देते हैं और कार्टिलेज के टाइप लिख लेते हैं. कार्टिलेज का एक टाइप है हाइलीन. दूसरा जो टाइप है वो है इलास्टिक. और जो तीसरा है वो है फाइब्रस. हाइलीन कार्टिलेज कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसको आप कह सकते हो ग्लास लाइक. इलास्टिक, जिसमें येलो इलास्टिक फाइबर होंगे, तो आप ये कह सकते हो इलास्टिक नेचर है इसका. और फाइब्रस होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. ये वीकेस्ट कार्टिलेज है और मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज भी यही है. क्या तुम्हें हाइलीन कार्टिलेज के एग्जांपल याद है क्या? क्या तुम्हें सी शेप के गर्डल याद है? सी शेप्ड गर्डल ऑफ ट्रैकिया. क्या तुम्हें कॉस्टल कार्टिलेज याद है? कॉस्टल कार्टिलेज नहीं है याद? कॉस्टल कार्टिलेज वही होता है जो स्टर्नम को रिब्स के साथ कनेक्ट करता है, उसको कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं. इसके अलावा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स के जो कार्टिलेज हैं वो भी यही होते हैं. इलास्टिक कार्टिलेज के जो एग्जांपल है वो एपिग्लॉटिस है. एपिग्लॉटिस है, पिन्ना है. अलार कार्टिलेज, जिसको कहते हैं नोज टिप. और यूस्टेकियन डक्ट. और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज जो है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस. और इसके अलावा एक कार्टिलेज हो रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क. बस ये एग्जांपल है इसके.
रोज टाइम ऐसा नहीं रहेगा, ये सिर्फ कल कल के लिए है। ठीक है, फिर बाकी कल करेंगे अपन, कल नया चैप्टर।